राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। नाउ यूरोप वी ऑल नो इट इज अ कॉन्टिनेंट। राइज इज उदय, मतलब जागना, स्टैंड होना। व्हाट इज दिस नेशनलिज्म? ये राष्ट्रवाद क्या है? इस पूरे चैप्टर के नेम में सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नेशनलिज्म। आखिर ये नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म कोई एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस नहीं है, या कोई केमिकल नहीं है जिसको हम लोग डिफाइन करें कि दिस इज द कलर ऑफ नेशनलिज्म या दिस दैट, जो भी है हम उसको किसी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड। ये एक तरह की अंदर की फीलिंग है, इनसाइड ह्यूमन फीलिंग है। ये हमारे अंदर की एक तरह क्या फीलिंग है, एवोकनेस है टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द क्षेत्र, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उसके प्रति हमारा कितना प्यार है। द लव, द अफेक्शन, द लॉयल्टी टुवर्ड्स योर नेशन। थॉट कि हमारा नेशन सबसे बेस्ट है, दैट इज नेशनलिज्म। एक साइड रखते हैं हम लोग गांधी जी को, एंड अनदर साइड वी हैव भगत सिंह। वी ऑल नो गांधी जी नॉन वायलेंस के थ्रू अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे, अपने राष्ट्र को आज़ाद करना चाहते थे ब्रिटिशर्स से। ऑन द अदर हैंड वी हैव भगत सिंह, जो नॉन वायलेंस को सपोर्टिव नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग आज़ादी के लिए मांगना नहीं पड़ता, जिस देश में लोग रह रहे हैं वहां हमें मांगना नहीं पड़ता, ये हमारा देश है। वी शुड टेक इट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वी शुड रीगेन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये भगत सिंह का थॉट था। उनको सजा भी इसीलिए सांडस जो पुलिस ऑफिसर था उनके ऊपर गोली चलाने के लिए। तो दोनों के थॉट तो अलग हैं। वन इज सपोर्टिंग द वायलेंस, द क्रूशियल मेथड टू गेट दैट फ्रीडम, वन इज सपोर्टिंग नॉन वायलेंस, प्लीज करके वो मांग रहे हैं कि मेरे को आज़ादी चाहिए। बट वो था नेशनलिस्ट लीडर। इतना तो क्लियर है कि दोनों नेशनलिस्ट लीडर हैं। तो ये क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? डिफरेंट आइडियोलॉजीज होने के बावजूद ये दोनों नेशनलिस्ट कैसे हो सकते हैं? बिकॉज इनका एम टुवर्ड्स द नेशन था। इनका जो थॉट था टुवर्ड्स द नेशन कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। देश के प्रति इनका प्यार, जो प्रेम था। तरीके अलग अलग थे, एम एक था, देश, राष्ट्र, राष्ट्र प्रेम। दैट इज नेशनलिज्म। आपका प्यार, आपका सैक्रिफाइस टुवर्ड्स द नेशन। से बोलते हैं ना, सोल्जर्स ऑफ द कंट्री इज द रियल नेशनलिस्ट। उनसे बड़ा देश प्रेमी कोई है नहीं, राष्ट्र प्रेमी कोई है नहीं, क्योंकि वो अपने जान तक को क्या करते, कुर्बान कर देते देश के लिए। दैट इज द थॉट ऑफ नेशनलिज्म। उनके अंदर वो भावना है कि ये मेरा देश है, इससे बेटर कुछ नहीं। ये जो मेरा देश है, इससे बेटर कोई देश नहीं, भारत सबसे महान। दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम डिफाइन करें। सिंपल एक अवेकनिंग है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह का फीलिंग है, थॉट है, जिसके थ्रू कई सारे लोग या आप ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड होते हैं और शो कर रहे होते हैं, या फिर अपने मन के अंदर रख रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द राष्ट्र, देश। तो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर हुआ कि नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर 9th क्लास याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको बिल्कुल उसके टुवर्ड्स हम लोग चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बिगिनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हो रही है। हम लोग देख रहे होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक का पीरियड जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीरियड है, जिसमें जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। इक्वालिटी का थॉट आ रहा है, फ्रैटर्निटी का थॉट आ रहा है, लिबर्टी का थॉट आ रहा है, फ्रीडम का थॉट आ रहा है। ये चीज़ें आ रही है कि नहीं भाई, अब राजा के ऊपर सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी वॉन्ट इक्वल राइट्स। लोगों के अंदर राइट्स की वैल्यू समझ में आ रहा है कि हमारा राइट्स क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है। और ये जो नेशनलिज्म का भावना है, कहते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करने के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, नेपोलियन बोनापार्ट। आई थिंक सबको पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी कमांडर एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे महान सेनापति में से एक, जो फर्दर 1804 में जाके फ्रांस का राजा भी बनता है। मिलिटिया पावर से वो पॉलिटिकल पावर में इंटर करता है, सम्राट बनता है। हालांकि सम्राट बनने के बाद उसका लाइफ मतलब ऐसा है कि पहाड़ से स्लिप मार गया। एक पहाड़ पे चढ़े और टॉप आते ही वहां से क्या कर गए, स्लिप करके। तो सम्राट बनने के बाद, फ्रांस का राजा बनने के बाद बिल्कुल उसका लाइफ डाउन हो गया। 1815 में वाटरलू के युद्ध को हारता है।
ठीक है, तो ये तो खैर कहानी है। नेपोलियन बोनापार्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है। पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है नेपोलियन बोनापार्ट। जिस तरह से उसने पूरे यूरोप पे अपना साम्राज्य बनाया था, पूरा एम्पायर बनाया था पूरे अपने यूरोप को। हालांकि कुछ कंट्रीज उसमें इंग्लैंड वगैरह हो गए जिनको वो कैप्चर नहीं कर सका, बट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द यूरोप को उसने अपने कब्जे में अपना साम्राज्य बनाया था। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन टू हैव द feelings, a gut feeling of having nationalism for the France. However, he was born in Italy. उसका जन्म कहाँ हुआ था? कॉर्सिका, इटली में जन्म हुआ था। बट कॉर्सिका आइलैंड जो था उसको फ्रांस ने उसके जन्म के साथ ही खरीद लिया था। दैट्स वाई उसके लिए एक और बात कहा जाता है कि he was a French born in Italy. वो एक ऐसा फ्रेंच इंसान था जो इटली में जन्म लिया था जिसने, ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। इसके रीज़न ये हो गया, एक रीज़न इसका ये समझते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो जैसे ही फ्रांस में स्कॉलरशिप के थ्रू मिलिट्री अकेडमी पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको हाई क्लासेस के लोग के मतलब हाई क्लासेस के बच्चों ने बहुत चिढ़ाया, बहुत टीज़ किया, उसे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से एक तो ये हम लोग थॉट रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेपोलियन के मन में अमीर जो क्लासेस है, जो हेवी क्लासेस है, जो वेल्दी क्लासेस है, उनके प्रति कहीं ना कहीं एक हेट्रेड रहा होगा फ्रांस के। ये होना चाहिए, ये हुआ होगा। इससे इस वजह से कहीं ना कहीं वो गरीबों से बहुत कनेक्टेड होगा, मिडिल क्लास वालों से बहुत कनेक्टेड होगा, या उनसे बहुत कनेक्टेड होगा जिनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। सही है, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होगा। और कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन इसको बहुत खतरनाक मौका देता है एक थॉट जनरेट करने का नेशनलिज्म का लोगों के बीच में। अब लोगों की जो उम्मीदें होती है वो जुड़ी होती है नेपोलियन बोनापार्ट से, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो इस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट एक काफ़ी लोग बोल सकते हैं इस चैप्टर के गो थ्रू में काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर बन के आएगा, बिकॉज वो नेशनलिज्म की भावना ला रहा है। वो यूनिफाई करेगा डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को, जो यूरोपियन कंट्रीज डिफरेंट टाइप से बटी हुई हैं उसको यूनिफाई करेगा, उनको कलेक्ट करेगा, एक अपना अंपायर बनाएगा, उनको कलेक्ट करके एक जगह स्टैब्लिश करेगा जो इधर उधर भटकी पड़ी है, ठीक है। इसलिए वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहला नेशनलिज्म का भावना जिसने यूरोप में दस्तक दी नेशनलिज्म की भावना को, दैट इज योर नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये भावनाएं आगे बढ़ती जाती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, मोनार्की इज नॉट अ राइट सिस्टम। जो मोनार्की है, जो राजाशाही चलते आ रहा है कि राजा इज नॉट ऑथरेबल टू पीपल, राजा जो बोलेगा वही होगा, ये लोगों के बीच में थॉट थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया ये थॉट कि नहीं हमें मोनार्की नहीं, हमें वी द पीपल ऑफ फ्रांस या फिर वी द पीपल ऑफ यूरोप या वी द पीपल का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। यानी कि जो सत्ता है वो सिर्फ राजा के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में हो, रिपब्लिक हो, डेमोक्रेटिक हो, इस तरह के थॉट्स को जनरेट करना स्टार्ट होना चाहिए। दैट इज द भावना ऑफ नेशनलिज्म। और यूरोप में इस तरह ये फैला, ये यूरोप में ऐसे फैला कि लोग बोल सकते हैं कि बाउंड्रीज विथड्रॉल से, यहाँ लिखते हैं विथड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, विथड्रॉन या फिर विथड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि एक टाइप के लोग, सपोज करते हैं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जैसे, बिहार में क्या है ना कि यहाँ कई तरह के बोली बोली जाती है। जैसे हमारे साइड चलता है मगही, हम लोग हल्का साइड में चल जाए आरा छपरा तरफ, बक्सर सासाराम भभुआ इधर चल जाएंगे तो यहाँ भोजपुरी भाषा चलेगा। और गंगा नदी घाट ऊपर चल जाएंगे तो हम लोग को काई छे आई छे ये यानी कि मैथिली भाषा सुनाई देगी। यानी कि यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, कस्टम के लोग जुड़ के बैठे हुए हैं, सब बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, बिल्कुल कहीं विलेज है, कहीं सिटी है, कहीं बहुत डेवलप्ड टाउन है जैसे पटना औरंगाबाद हो गया, कहीं बहुत दबके हुए विलेज है जैसे डोमन बिघा वगैरह हो गया। तो मतलब पूरा मिक्सचर है बिहार इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बोल सकते हैं डाइवर्सिटी से भरा हुआ राज्य। हालांकि एक चीज़ कॉमन है कि हर जगह गरीबी दिखाई देगा, बिहार की तो बात ही नहीं करना हम लोग को। सो यहाँ पे क्या है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग को जोड़ा हुआ है, डिफरेंट टाइप के लोग को जोड़ा हुआ है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, ये बोलता है कि कहीं ना कहीं आपको अपना राष्ट्र जो है, अपना कस्टम, अपने टाइप के लोग, अपने कल्चर के लोग, अपने सेम सेक्स और सेम रेस के लोगों के साथ मिलकर बनाना है। ये अर्ली नेशनलिज्म की बात हो रही है। जैसे अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी इज बेस्ड ऑन
स्पीकिंग लैंग्वेज के जर्मन बोलने वाले जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मन बोलने वाले जर्मनी में रह रहे हैं। बट अगर हम लोग अभी अर्ली बात करें, अर्ली यूरोप की अगर बात हम लोग करेंगे तो जर्मन बोलने वाले लोग 40 से ज़्यादा जगह पे रह रहे हैं यूरोप में। ये बात हो रही है 1800 1700 18 सेंचुरी की बात हो रही है, 18-19 सेंचुरी की, अर्ली 19 सेंचुरी की, जब 40 से ज़्यादा जगह पे लोग डिफरेंट डिफरेंट बटे हुए हैं। सपोज करते हैं कि भाई इंडिया जैसा है तो कोई केरल में भोजपुरी बोल रहा है बिहार का, लेकिन केरल में भोजपुरी बोल रहा है, कोई उधर बंगाल में भोजपुरी बोल रहा है, कोई ने जम्मू कश्मीर जाकर भोजपुरी बोल रहा है। ठीक है, यानी बटा हुआ था पूरा जर्मनी, बाद में उसको यूनिफाई करके एक जगह लाया गया, यूनिफाई करके एकत्रित करके सबको एक जगह लाया गया, डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को यूनिफाई करके रखा गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, सेम सोच वाले, सेम रिलीजन वाले, सेम कस्टम वाले, सेम रेस वाले, है ना, इस तरह के लोगों को यूनाइट किया जाए और डिवाइड करके, मतलब सपोज करो कि एक है भोजपुरी बोलने वाला एक साइड, हिंदी बोलने वाला एक साइड, मगही बोलने वाला एक साइड, मैथिली बोलने वाला एक साइड, बंगाली बोलने वाला एक साइड, ऐसे डिवाइड करके रखा जाए टू फॉर्म अ प्रॉपर नेशन, पूरा राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, जो कॉन्सेप्ट है हमारा डायनेस्टीज के चलने का, जो कॉन्सेप्ट है मोनार्की का चलने का, उसको हटाकर एक नेशन का कॉन्सेप्ट है, एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है जिसको जनता रन करेगी, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दैट वाज द प्रॉपर नेशनलिज्म फीलिंग इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का ये फीलिंग था। तो आई थिंक अब तक ओवरव्यू ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा।